गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 37 है। हमने एक टारगेट लिया था कि रेलवे के कंप्लीट मैथ के सिलेबस को हम 90 डेज में कवर करेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा था रेशियो या फिर अनुपात। रेशियो चैप्टर की आज ये हमारी क्लास 4 है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर आप जाएं, वहां सर्च करें वासु स्टडी IQ। वासु स्टडी IQ एक अपना चैनल है। यहां पर आपको डेली बेसिस पर एक तो क्लास की लिंक मिल जाती है, प्लस में जो कुछ भी मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं उन सब की PDF भी आपको यहीं पर मिलती है। प्लस में बीच बीच में मैं यहां पर पोस्ट करता हूं एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और आपके नोट्स। नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। ये अपना एक डाउट ग्रुप है। यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको भेज सकते हैं। चलिए भाई सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 657। अब तक की जितनी भी क्लासेज हुई हैं उनमें 656 सवाल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये अपना है क्वेश्चन नंबर 657। इसने क्या कहा कि एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने के समय में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 6,000 रुपए है तो उसकी वार्षिक बचत कितनी है। अब इसकी पहली लाइन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। 2 महीने की आय 3 महीने के समय में खर्च करता है। अब अगर हम लोग टारगेट करें 3 महीनों को, 3 मंथ्स को अगर मैं टारगेट करूं, 3 महीने में भाई कितने रुपए कमाएगा। 3 महीने में हर महीने 6-6 हजार के हिसाब से कुल मिलाकर के ये आदमी 18,000 रुपए कमा लेगा। फिर इसने एक बात कही कि अपने 2 महीने की जो इनकम है उसे वो 3 महीने में खर्च कर देता है। 3 महीने में खर्च कितना करेगा भाई, ये तो इसकी इनकम हो गई। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, इसका जो खर्च या फिर व्यय है उसकी बात करूं, तो जितना इसने 2 महीने में कमाया, हर महीने 6,000, तो 2 महीने में इसने कितने कमाए भाई, 12,000 रुपए। तो यहां से आप कह सकते हैं कि इन 3 महीनों के दौरान इसकी बचत कितनी, 18,000 कमाए, 12 खर्च कर दिए, 6,000 रुपए इसकी बचत है। हर 3 महीने में 6,000 की बचत। साल में ऐसे 3-3 महीने कितनी बार बनेंगे, 4 बार। तो यहां से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 24,000। सवाल इतना आसान है, आप अगर थोड़ा सा भी प्रयास करें तो पूरा सवाल माइंड में हो सकता है। कैसे? 3 महीने में 18 कमाए, 3 महीने में 2 महीने में जितना कमाए वो खर्च कर दिया। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, 2 महीने में 12,000 कमाए, खर्च 3 महीने में 18 कमाए, 6,000 बचाता है हर 3 महीने। ऐसे साल में 3-3 महीने के 4 गैप आप बना सकते हो। तो 6,000 गुणा में 4, 24,000 आपका रिजल्ट आ गया। पेन तक टच करने की नीड नहीं थी। चलिए भाई सवाल नंबर 658, 658 नंबर सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं। लैंग्वेज को रीड करो पहले तो। देखो 658 में इसने क्या कहा कि x की आय y की आय का 3/4 है। x की जो इनकम है वो y की जो भी इनकम है उसका 3/4। x का खर्च y के खर्च का 4/5 है। x की आय y के खर्च का 9/10 है। x और y की बचत का अनुपात ज्ञात करें। अब देखना जरा यहां पर, एक आदमी आपके पास x है और एक आदमी आपके पास y है। सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं इनकम को। तो यहां इसने छोटी सी बात कही कि x की जो आय है वो बराबर किसके है, y की इनकम का 3/4। अब एक बात बताओ, ये बात तो पीछे भी सिखा चुका हूं मैं, ये आप सीधे सीधे भी तो लिख सकते हैं कि x/y आप लिख ले जाते, क्योंकि x बराबर y का 3/4, तो x/y लिखते 3/4 होता। x की इनकम कितनी होती, 3, और y की इनकम कितनी होती, यहां से 4 लिखा जा सकता है। तो ये पार्ट आपको अलग से सोल्व करने की नीड नहीं थी, क्योंकि एक आसान सा पार्ट है। क्या लिखते सीधे सीधे, x/y का रेशियो 3/4, x की इनकम 3 और y की इनकम 4। अगली बात इसने दी है एक्सपेंडिचर की।
खर्च में इसने क्या कहा कि x का खर्च y का 4/5, x बराबर है y का 4/5। x बाई वाई लिखोगे तो 4/5 आएगा। इसका मतलब x अगर 4 रुपए खर्च करेगा उस केस में y कितने खर्च कर देगा भाई? 5 रुपए। एक रिलेशन और दिया इसने, x की आय y के खर्च का 9/10 है। क्या कहा? x की जो इनकम है, x जितने भी पैसे कमाता है वो पैसे y के खर्च का, y और y के नीचे इसका एक्सपेंडिचर, इसके खर्च का कितना है भाई? 9/10। देखना जरा, x की आय y जितना भी पैसा कमाता है इसका कितना है? 9/10। अब यहां पर कुछ आप डेटा ऐसा सेट करो जिसकी वजह से ये सारा मामला आसान हो जाए। तो बेटर क्या रहेगा भाई? 9/10 आपको निकालना है तो बेटर है इसको 10 बना लो, लेकिन इस अकेले को 10 थोड़ा ना बनाओगे, इसको भी तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे 4:5 आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस बात पर हम लोग स्टार्टिंग में ही चर्चा कर चुके हैं कि असल में ये क्या है। चलो यहां हो गया। 10 का 9/10 निकालोगे तो कितना आएगा? यहां पर 9 आएगा, लेकिन यहां तो क्या है? 3। तो बेटर क्या रहेगा? इसको 3 से गुणा कर दे, लेकिन इसको 3 से करोगे तो 3:4 डिस्टर्ब होगा, तो इसको भी क्या करना है भाई? 3 से गुणा। सारी बातें एडजस्ट हो गई। अब जो पूछ रहा है बता दो, x और y की बचत का अनुपात। तो देखना, x ने 9 रुपए कमाए हैं, 8 खर्च कर दिए हैं, इसका मतलब सेविंग 1 की। y 12 रुपए कमाता है, 10 खर्च कर देता है, तो बचत कितने की? 2 की। ये लो अपना हो गया यहां से रिजल्ट। ठीक है भाई। अगर ये मामला इतनी आसानी से एडजस्ट ना हो, फिर सुनना मेरी बात, अगर ये मामला आसानी से एडजस्ट ना हो तो क्या करना है? पहली स्टेप इनको इक्वल करना है। इक्वल करने का तरीका देखो, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता? 15। 5 का इधर गुणा करते, 3 का इधर गुणा करते, इक्वल हो जाता। फिर रिलेशन देख लो भाई, इनका कितना है? x/y का 9 और 10। x की वैल्यू 9 होती, इसकी 10, इसको 10 से गुणा करते, इसको 9 से करते। एक संभावना बनती है कि अगर सवाल में कैलकुलेशन को अगर एग्जामिनर बढ़ाना चाहे तो वो क्या क्या कर सकता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 659, लैंग्वेज को रीड करो। पीडीएफ आज आपको इवनिंग के अंदर क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अब तक की रेलवे की सीरीज की जितनी भी पीडीएफ है सारी की सारी कंपाइल करके एक साथ आपको मिल जाए। देखना क्या कहा, एक लाइब्रेरी या पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया? देखो, एक आपके पास बुक है स्टोरी बुक्स, और एक आपके पास है, मैं मान सकता हूं, जो स्टोरी की नहीं है, नोट स्टोरी बुक्स। ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएंगी? टोटल बुक्स। 3 संभावनाएं बनती हैं। तो पीछे भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि ऐसे सवाल आप चाहो तो ऐसे सोल्व कर सकते हो, स्टोरी वर्सेज नॉन स्टोरी बुक्स, स्टोरी वर्सेज टोटल बुक्स एंड नॉन स्टोरी वर्सेज टोटल बुक्स। यही पैटर्न बनता था। कुछ जगह मैंने ये भी कहा था कि अगर आप कंफर्ट फील करते हैं तो यहां चौथा मेथड आपका क्रॉस मेथड भी होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि उसमें आप कंफ्यूज होंगे तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। कुछ बेहतरीन जगह मैंने आपको बताई हैं। आगे भी हम लोग, मैंने कहा था, जैसे एज के चैप्टर के अंदर आयु का जो अपना चैप्टर होगा वहां पर डील करेंगे फिर से क्रॉस मेथड को। ठीक है, इसमें जो भी आपको ठीक लगे वो आप डील कर सकते हैं। देखना जरा, पहले तो हिसाब किताब देखो, 7:2 स्टोरी वर्सेज अदर बुक्स। अब इसने कहा, क्या कहा कि स्टोरी बुक्स जो हैं वो कितनी है? 1512 है। किससे गुणा किया भाई आपने? डिवीजन करो, 2 बार डिवीजन, 1 बचा आपके पास, 11 हो गया, 7 एक बार, फिर 4 बचा, 7 6 42, 216 से, इसको भी 216 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 432। ठीक है भाई, रेशियो में ले लेता हूं स्टोरी वर्सेज, रेशियो ले लेते हैं स्टोरी वर्सेज नॉन स्टोरी बुक्स। स्टोरी की कितनी? 1512 अपोन में
नॉन स्टोरी की बुक्स कितनी 432। अब आगे की बात पर आ जाते हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से कहानियों की कुछ किताबें लाए हम लोग x, स्टोरी बुक्स लाए। यह अनुपात 15:4 हो जाता है। कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया। सिंपल सी बात समझो, ये स्टोरी बुक्स हैं, ये नॉन स्टोरी बुक्स हैं। अलग से आप क्या लाते हैं, आप लाते हैं अलग से स्टोरी की बुक्स, x आ गई। नॉन स्टोरी लाए, नहीं लाए भाई, अगर लाए होते तो बताता। अब स्टोरी वर्सेस नॉन स्टोरी या अदर बुक्स का रेशो ये बन रहा आपका। चलो सोल्व कर दे, देखना जरा। ये 4 तो कट जाएगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट में भाग जा रहा है, तो ये कितना आ गया 108। ठीक है भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं 1512 प्लस x बराबर 108 को 15 से गुणा करोगे 15 8 120, 2 प्लेस फिल कर दी मैंने 15 और एक आपका 16। x की वैल्यू यहां से निकाल रहे हैं, इसको लेस कर दो। 20 में से 12 चला गया 08, 16 में से 15 चला गया 1, तो रिजल्ट क्या आ गया भाई अपना 108। ठीक है, अब थोड़ा ठीक ठीक प्रयास करें अगर, तो यहां से शुरुआत हो सकती है। अगर कंफर्ट नहीं फील करते इसको लेकर के तो एक बात आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं, और बाकी 3 मेथड सीधे सीधे बनते हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसे प्रीफर करें। चलिए भाई, सवाल नंबर 660। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है इस सवाल को सोल्व करने के लिए, क्योंकि ऐसे सवाल हम लोग कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। आई होप कुछ स्टूडेंट्स की बात बन गई होगी। देखना जरा इस सवाल में इसने क्या कहा आपसे। 2 क्लासेस में स्टूडेंट्स की संख्या का अनुपात 5:4 है। 20 विद्यार्थी क्या करते हैं भाई, पहली क्लास से दूसरी क्लास में चले गए, जिसमें अब उन कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 7:9 हो जाएगा। और बताइए शुरुआत में कुल कितने विद्यार्थी थे। देखना, फर्स्ट क्लास आपके पास और आपके पास सेकंड क्लास है। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में मैं ये मान लेता हूं पहली क्लास में मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 5x, और दूसरी क्लास में जो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 4x। कोई मुझसे कहे यहां पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आप 5x और 4x का एडिशन कर दो और बता सकते हो। फाइंड क्या करना है, वैल्यू तो 9x आ गई, बस x की वैल्यू निकालनी है। अब सवाल की कंडीशन देखना, पहली क्लास से 20 स्टूडेंट, ये पहली क्लास है, इससे 20 गायब हुए और कहां चले गए इस क्लास में, तो यहां स्टूडेंट 20 कम हो गए, इसमें बढ़ गए। अब रेशियो कितना हो गया भाई 7:8। सिंप्लीफाई करने का तरीका देखो, पहले x का समाधान करते हैं। 8 गुणा 5 40x, 4x गुणा 7 28x। 28 इधर आएगा, 40 में से लेस किया तो कितना आ गया आपका 12x बराबर 8 गुणा में माइनस का 20, और ये वाली बात इधर चली गई 20 गुणा में 7, ये इधर आ जाएगा 8 गुणा में 20 और 7 गुणा में 20, 20 कॉमन आ गया तो 8 7 15, 15 को 20 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 300। x की वैल्यू डिवीजन करना भाई, 12 का डिवीजन 2 बार और फिर 5 बार। आपको क्या चाहिए कि स्टार्टिंग के अंदर टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे 9x दोनों क्लासेस में। 25 गुणा में 9 क्या होता है भाई आपका 225, तो ये बन गया अपना रिजल्ट सीधे सीधे। ठीक है भाई, कोई चिंतन मनन करने की नीड नहीं है, तुरंत के तुरंत ये सवाल सोल्व हो जाते हैं। बस पिछली क्लास में जो आपको बेसिक बताया था उसको थोड़ा सा फोकस करें, एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है, उसके बाद आपको पता चलेगा घूम फिर के कि कॉन्सेप्ट एक ही था, बातों को बार बार इधर उधर घुमाया गया था। देखना जरा, इसने क्या कहा, 2 बास्केट आपके पास 2 टोकरियों में, टोटल संतरे हैं 640। पहली टोकरी में से संतरों का 1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी थी। देखो, दिखने में जरूर थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन आसान भाषा में इसको समझो तो इससे आसान कोई सवाल नहीं है। 2 बास्केट ले ली मैंने, 2 टोकरियां मेरे पास। अब देखो मुझे क्या करना है,
दूसरी टोकरी का कितना निकालना है 1/5 और किस में डालना है, इसके अंदर डालना है। बेटर क्या रहेगा, आप शुरुआत के अंदर इसमें कितने संतरे मानते हो 5, ठीक है भाई। 5 का 1/5 देखना जरा, 5 का 1/5 मतलब कितना 1 इधर चला गया। इसके पास कितने बचे 4 संतरे। फिर से बात को समझना, सवाल दिखने में टिपिकल है लेकिन इससे आसान कोई सवाल नहीं है अगर आप इसे समझ के करते हैं तो। इसने क्या कहा, पहली टोकरी में से संतरों का 1/5वां भाग, 1 मिनट मैंने थोड़ा सा इंटरप्रेट गलत कर दिया भाई। पहली टोकरी में से देखो, पहली टोकरी में जितने भी संतरे हैं उनका क्या करोगे 1/5 लोगे, इसमें डालोगे। मैंने मान लिया इसमें कितने संतरे हैं 5। कब की बात है भैया, ये बात है स्टार्टिंग की, जब हमने इंटरचेंज नहीं किया। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब की अगर मैं बात करूं कि अब क्या हुआ, फिर आपने क्या किया, इन 5 संतरों को तो आपने माना, क्यों, क्योंकि 1/5 करें तो आसान संख्या मानो जिससे अपना फायदा हो। 5 का 1/5 करोगे 1 आएगा, इसका मतलब आपने 1 संतरा इधर भेज दिया। इसमें कितने बचे 4। लेकिन उसने क्या कहा, अब दोनों ही जो टोकरियां हैं उनमें संतरों की संख्या क्या हो चुकी है भाई, इक्वल। इसमें 4 संतरे, इसमें 1, तो इसका मतलब इसके पास पहले से कितने रहे होंगे 3। तो अब मैं इस वैल्यू को उठा करके यहां रख देता हूं, क्यों, मेरा काम हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी थी, इस बात को छोड़ो। टोटल संतरे कितने भाई आपके 8। 8 किसको बताता है भाई 640 को। किससे गुणा किया 80 से गुणा किया, साफ साफ दिख रहा है। तो यहां पर सीधे सीधे 80 से गुणा करोगे तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने आ जाएंगे आपके 400। एग्जाम में क्या नहीं करना, एग्जाम में ये अनवांटेड काम नहीं करना है, ये वाला पहली टोकरी दूसरी टोकरी कंपैरिजन इतना नकली है, इक्वल लिखना, एरो बनाना, ये सारे के सारे अनवांटेड काम है। 5 माने 4 रह गए, 1 भेज दिया, इक्वल करना है 3। अब 3 इसको रिप्लेस कर दो तो 8, 640 को 80 से गुणा किया, 80 गुणा 5 400। तो इतना सा डेटा आपको लिखना है। एग्जाम में इन छोटी छोटी चीजों का देखो सुधार करें। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन के अंदर आप कोई बहुत ज्यादा चमत्कारिक परिवर्तन कर ले जाएंगे, लेकिन इन चीजों को अपनी आदत में डालें। रीजन क्या है, आप यहीं पर 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखोगे, 2 लाइन कितनी भी फास्ट लिख लें आप, 20 सेकंड तो आपको लगेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप दिमाग लगाओ, कहीं 15 सेकंड जानबूझकर लगाए, कहीं 20 सेकंड आपने जानबूझकर लगाए। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप एग्जाम में इंप्लीमेंट कर ले जाते हैं तो हर सवाल, जितना आपके पास नॉलेज है उसी नॉलेज के अंदर आप हर सवाल के पीछे कम से कम 15 सेकंड तो बचा ले जाएंगे। अब 15 सेकंड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, आप कभी बैठ करके कैलकुलेट कर लेना कि इससे कितना इफेक्ट आ सकता है। सेम नॉलेज है, नॉलेज नहीं बढ़ाया आपने अलग से, ठीक है भाई। चलो 662 कोइंस वाले सवाल अपने स्टार्ट हो जाते हैं। यहां से सिक्कों पर आधारित प्रश्न देखना जरा। पहले थोड़ा सा सेक्शन थ्योरी का पढ़ लेते हैं। देखो कोई भी आप सिक्का लेते हैं, इस सिक्के पर कुछ ऐसा दिखता है आपको, ये आपकी क्या होती है, सिक्के की फेस वैल्यू कहलाती है। सिक्के का जो टेल वाला साइड होता है, पट वाला जो भाग होता है, वो आपकी फेस वैल्यू होती है, ठीक है भाई। मनी या धन की अगर मैं बात करूं तो आपका धन या फिर पैसे कैसे बनते हैं, पैसे बनते हैं n इंटू में फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ भाई, n आपका बताता है नंबर ऑफ कॉइन्स, कि सिक्कों की संख्या कितनी है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास 12 सिक्के हैं और हर सिक्के की फेस वैल्यू कितनी है 5 रुपए, तो आप सीधे सीधे शब्दों में कह देंगे कि मेरे पास जो टोटल धन है वो कितना है 60 रुपए का। अगर एक से ज्यादा टाइप के सिक्के आ जाएंगे तो इसी बात को, अगर आपके पास एक से ज्यादा सिक्के अलग अलग फेस वैल्यू के होते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो, N1 सिक्के जिनकी फेस वैल्यू फेस वैल्यू 1 है, फिर जैसे N2 सिक्के हो गए और उनकी फेस वैल्यू मान लो 2 है, फिर आपके N3 सिक्के हो गए, उनकी फेस वैल्यू कुछ डिफरेंट है। जैसे समझना, मेरे पास
4 सिक्के ऐसे हैं जिनकी फेस वैल्यू 1 रुपए है। मेरे पास 6 सिक्के ऐसे हैं जिनकी फेस वैल्यू 2 रुपए है। मेरे पास 10 सिक्के ऐसे हैं जिनकी फेस वैल्यू 5 रुपए है। तो असल में देखा जाए तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यहीं से घूमता रहता है और ये कोई अलग बात नहीं है, अपने आम जीवन का हिसाब किताब है। टोटल मनी कितनी भी 50, 12 62 और 4 66। तो आप कह सकते हैं आपके पास कितने रुपए हैं 66 रुपीज। ठीक है भाई। अब देखना सवाल इतने से ही कॉन्सेप्ट पर आपके बनते रहते हैं बार 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 बार। अब इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। पहले मैं चलो इस बात को लिख देता हूं। मनी जो है आपकी वो कैसे बनती है, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू में आपकी फेस वैल्यू। ठीक है भाई। सवाल पर आ जाते हैं। एक बक्से में 180 रुपए है, टोटल मनी की बात कर रहा है, जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2 3 4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। एक तो इन सवालों में इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट और राइट साइड में अगर इधर रुपए लेकर चल रहे हैं तो इधर भी रुपए ही लेकर के चलें। ठीक है। अगर यहां पर आपने पूरा धन पैसे में लिया है तो इधर भी आप पूरा का पूरा धन जो है वो पैसे में ही लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन बिगड़ेगी। सिक्कों की संख्या जब पूछेगा, सिक्कों की संख्या की यूनिट नहीं है कि मेरे पास 5 मीटर सिक्के हैं, मेरे पास 10 लीटर सिक्के हैं, ऐसा नहीं होता। मेरे पास 5 सिक्के हैं, मेरे पास 10 सिक्के हैं। तो एक छोटी सी गलती हो सकती है। मैं प्रीफर करूंगा कि ये लगभग जितने भी सवाल हैं आप प्रयास करें कि सारी चीजों को रुपए में कन्वर्ट कर लें। ये कैलकुलेशन को आपकी को आसान कर देगा। पैसे में करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कई बार, क्योंकि आपको 2 जीरो लगाने पड़ते हैं। 1 रुपए बराबर 100 पैसे। तो जैसे आप कन्वर्ट करते हो तो लिखने में थोड़ा सा आपका टाइम चला जाता है। चलो भाई, सिक्कों की संख्या देखना जरा। पहले केस में सिक्के हैं मेरे पास 2, मैं इनको मान लेता हूं 2x। आपका मन करे 2 लेकर के चल लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में कंपैरिजन करें। ठीक है, उससे रिजल्ट आ जाएगा। एकदम कंफ्यूजन खत्म करना चाहते हैं, 2x सिक्के हैं आपके 1 रुपए के, तो रुपए धन कितना बनेगा भी, n सिक्कों की संख्या गुणा फेस वैल्यू 1 रुपए, प्लस आगे सिक्के कितने आपके पास 3x, 3 थे ना, 2:3:4, मैंने माना 2x 3x 4x। ये कितने के हैं 50 पैसे के। 50 पैसे को क्या लिख सकते हो 1/2 रुपए, ये भी रुपए में, ये भी रुपए में। फिर देखना नंबर ऑफ कॉइन्स 4x, 25 पैसे मतलब 1 रुपए का चौथा हिस्सा, और कुल धन कितना बना 180 रुपए। सिंप्लीफाई करें तो देखो ये पार्ट तो इससे कट गया। ठीक है भाई, 2x और x 3x हो गया। 3x में आप जोड़ोगे 3/2। 3/2 क्या होता है 1.5। 3 में आपने 1.5 जोड़ा 4.5 हो गया। 4.5 को लिखना चाहें अगर वैसे लिखते हो तो 9x डिवाइड बाई 2। ठीक है, आपका मन करे एलसीएम लेकर ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 एलसीएम आ गया, 4 3 7 2 9, 9x बटा में 2। सोल्व करो भाई, कितनी बार कटा ये आपका 20 बार। x बराबर 20 गुणा 2 आपका 40। 50 पैसे के सिक्के ये वाले ही तो हैं आपके, ये वैल्यू उठाओ यहां रिप्लेस कर दो। 40 गुणा 3, 120 आपका हो जाएगा रिजल्ट। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, छोटी सी बात है, इसी से अपना काम चल जाएगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 663, सवाल नंबर 663। प्रयास करो कि सीधे सीधे निपटा डालो। देखना इसने क्या कहा, एक बैग में 90 रुपए हैं, 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं, और इन्हीं का रेशियो दे रखा है सिक्कों की संख्या का 2:3:5 के अनुपात में है। 25 पैसे के सिक्के आपको बताने हैं। देखना जरा, मैं सिक्कों की संख्या 2:3:5 है, इसे 2x 3x 5x ले लेता हूं कि कंफ्यूजन ना हो। बाकी आप 2 3 5 लेकर के भी चलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो 2x सिक्के हैं 50 पैसे के। 50 पैसे को क्या लिखोगे आप 1/2। सिक्कों की संख्या को फेस वैल्यू से गुणा करते हो, मनी बनती है। आगे आपके पास सिक्के कितने हैं भाई 3x, किससे गुणा करोगे आप 25 पैसे, तो 1/4, तो मैं सीधे डिवीजन में लिख देता हूं।
फिर आपके पास कितने सिक्के हैं 5x, 10 पैसे के हैं, 10 पैसा मतलब 1/10 रुपए, अपोन में 10 आ गया, इक्वल में कितने रुपए भाई 90 रुपए। सिंप्लीफाई करें, ये इससे कट गया, ये इससे 2 बार कट गया, एलसीएम कितना 4, 4 3 7 2 9, ये आपका आ गया 9x। इक्वल में वैल्यू आपके पास कितनी है भाई 90। 9 से तो 9 कट गया आपका, 10 को आप गुणा करोगे 4 से तो 40। आपसे उसने पूछा क्या है भाई 25 पैसे के सिक्के, ये 50 पैसे के हैं, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये 25 पैसे के सिक्के हैं। x की वैल्यू यहां से रखोगे 40 गुणा 3 120, ये आपका यहां से हो गया रिजल्ट 663। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 664, क्वेश्चन नंबर 664। लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा, इस सवाल के आप लगाओ स्टार। ये सवाल जो हम कर रहे हैं उससे आसान है लेकिन कंफ्यूजन पैदा करता है। अब एक एक करके बात सुनना। एक बैग में टोटल 90 कॉइन्स आपके पास और सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 2:8:15 है। इस बात को समझना, जैसे 1-1 रुपए के सिक्के थे, उनसे मान लो 20 रुपए बने, तो 2-2 रुपए के जो सिक्के हैं उनसे कितने रुपए में बनेंगे 80, और 5-5 रुपए के जो सिक्के हैं उनसे कितने रुपए मिलेंगे बनेंगे 150। तो इसका मतलब 1 रुपए के सिक्कों ने जितना धन बनाया उसकी वैल्यू 2 है, 2 रुपए के सिक्कों ने जो धन बनाया उसकी वैल्यू 8 है, 5 रुपए के सिक्कों ने जितना धन बनाया उसकी वैल्यू 15 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है भाई। अब यहां पर आपको हो सकता है कंफ्यूजन कि देखना इसने क्या कहा, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात इसने क्या दिया आपको मनी। फेस वैल्यू आपके पास क्या क्या है भाई 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए। तो एक बात बताओ, जैसे ही मनी में आप फेस वैल्यू का डिवीजन करते हैं तो आपके पास क्या आती है n, सिक्कों की संख्या। अब देखो मैं एक बार तो इसको डिटेल में सोल्व करके बता देता हूं। मैंने मान लिया एक धन मेरा 2x बना, दूसरा धन मेरे पास कितना बना 8x बना, और तीसरा धन मेरा कितना बना 15x बना। ठीक है भाई। ये किसको रिप्रेजेंट करता है मनी को। फेस वैल्यू क्या थी मेरी, फेस वैल्यू मेरी थी 1 रुपया था, अगली फेस वैल्यू कितनी है मेरी 2 रुपए, उससे अगली फेस वैल्यू मेरी कितनी है 5 रुपए। ये कुछ सिक्के आए, क्या किया जितना धन बना उसमें फेस वैल्यू का डिवीजन किया, सिक्कों की संख्या। ये 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है भाई। ऐसे ही 8x रुपए तो टोटल बने अपने, 2 फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू का जैसे डिवीजन करोगे ये सिक्कों की संख्या। कौन से सिक्के 2 रुपए के सिक्के। ऐसे ही ये 5 रुपए के सिक्के आ जाएंगे और कुल सिक्के हैं कितने आपके पास 90। देखना ये 4 बन गया, ये आपका 3 बन गया, 4 3 7 2 और 9, 9x की वैल्यू कितनी भाई 90, x की वैल्यू 10। प्रत्येक प्रकार के सिक्के, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है, इस वैल्यू को यहां पर आप रखते जाओ x की जगह। ये किसको बताता है सिक्कों की संख्या को। 20 रुपए बने 1-1 की वजह से, तो ये 20 सिक्के। ये देखना जरा 80/2, तो ये 4x बना था तो ये 40 सिक्के, और ये 3x बचा था तो ये आपके 30 सिक्के। ठीक है। ये पार्ट कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। अमूमन मैंने ऑफलाइन में इस बात को ऑब्जर्व किया, हालांकि मुझे देखने में ऐसा कुछ लगता नहीं है इस सवाल में, लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि इस नकली सवाल में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस पर स्टार लगा लेना। अब थोड़ा सा एग्जाम अप्रोच की तरफ मूव करते हैं कि इतना डिटेल में करने की नीड नहीं थी। ठीक है भाई। और कमेंट करके बताना क्या सच में मेरा एक्सपीरियंस सही कह रहा है कि यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं पहली बार में देख करके। देखो फेस वैल्यू, मनी के अंदर फेस वैल्यू का डिवीजन करोगे सिक्कों की संख्या आएगी। मनी देखना कितनी दे रखी है 2:8:5। अब एक बात बताऊं, मैं इस मामले को रेशियो में ही पड़ा रहने देता हूं। मनी 2x 8x 15x ले लोगे, x तो वैसे ही कट जाएगा, तो एग्जैक्ट लेने की नीड नहीं है। फेस वैल्यू 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए का डिवीजन करोगे, रुपए से रुपए कट जाएंगे, तो इसका मतलब मनी 2 रुपए फेस वैल्यू 1, 2 में 1 का डिवीजन किया 2 आ गया, 8 में
8 मनी बनी, 2 फेस वैल्यू है, डिवीजन करोगे मनी में फेस वैल्यू का सिक्कों की संख्या 4, 15 में 5 का डिवीजन करोगे सिक्कों की संख्या 3, 4 3 7 2 9, 9 किसको बताता है भाई? 90 को। 10 से गुणा किया तो ये कितने आ गए? 20, ये कितने? 40 और ये कितने? 30। मेरे हिसाब से ये सवाल यहीं खत्म हो जाता है। रीजन, जब कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी टिपिकल हो, आपने देखा और सीधे सीधे कंक्लूजन निकाला, 2 4 3, 4 3 7 2 9, 9 90 को 20 40 30 पर हिट मारो, सीधे सीधे रिजल्ट आ गया। चलो भाई, सवाल नंबर 665 की हम लोग बात कर लेते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 665। देखना जरा, यहां इसने क्या कहा, एक बैग में 90 रुपए हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। अनुपात क्या है? 2:3:5। वही नकली सा सवाल आ गया। एक तो होमवर्क रख ही लेते हैं। चलो, ये सवाल आपके होमवर्क में, इसका क्या ले करो आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। सवाल नंबर 666, 666। देखो, एक बॉक्स के अंदर आपको क्या कहा कि 360 रुपए है, जो किससे बने हैं? 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के, सिक्कों की संख्या 2 3 4 है, 25 पैसे। फिर वही नकली सवाल है, सिक्कों की संख्या मैं 2x 3x 4x मानता हूं। सिक्कों की संख्या वो फेस वैल्यू से गुणा करोगे, टोटल मनी आएगी। 2x सिक्के हैं और किसके हैं भाई? 1 रुपए के, तो 2x गुणा में 1 लिखने की नीड नहीं है। फिर देखना, 3x गुणा में 50 पैसे, 50 पैसे 1/2 रुपए, 3/2x आ गया। फिर 25 पैसे 1/4 होता है, सिक्के 4x हैं, अपोन में 4 आएगा तो यहां सिर्फ x बचेगा और ये टोटल रिजल्ट कितना भाई? 360 को। ठीक है भाई, चलो यहां से मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं। मेरा 2 निकल के आ गया एलसीएम, 4 3 7 2 9 बराबर 360। ये यहां से मल्टीप्लाई करोगे 40, x बराबर 80। अब यहां कंपैरिजन करते टाइम ध्यान रखना, सिक्कों की संख्या 2x मानी थी पहले वाले, फिर 3x 80 गुणा 3 240 और 4x 80 गुणा 4। इसके बेसिस पर रिजल्ट बताने मत स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये सिंप्लीफाई हो चुका है। या तो डिटेल में लिखो 4x बटा में 4, फिर उसको काटो। तो अगर आप इस सवाल को जल्दबाजी में करते हैं, 25 पैसे के सिक्के वैसे आपसे पूछ रहा था, सबसे लास्ट वाला पार्ट है 320 होंगे, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, टिक नहीं मारना है कि x बराबर 80 आ गया, ये वैल्यू x नहीं, ये सिंप्लीफाई कर दिया था हमने जल्दी के चक्कर में, तो ऐसी गलती ना हो, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 667, 15 सेकेंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इस सवाल को अटेम्प्ट करें और इसका रिजल्ट बताएं। देखो, इसने क्या कहा, एक संदूक या बॉक्स है, उसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 3:2:5 के अनुपात में, जिनका योग 252 रुपए है। पैसों का संदूक में 25 पैसे वाले सिक्के। देखो सिंपल, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? 3x 2x 5x, फेस वैल्यू 1 रुपए 1/2 रुपए 1/4 रुपए। सीधे सीधे लिखो, देखो 3x सिक्के किसके हैं? 1 रुपए के, प्लस नंबर ऑफ कॉइन्स को फेस वैल्यू से गुणा करोगे, मनी आ गई। फिर आपके पास 2x कॉइन कौन से हैं? 50 पैसे वाले, 1/2 रुपए। फिर आपके पास 5x कॉइन कौन से हैं? 25 पैसे 1/4 रुपए वाले। और कुल कितने भाई? 252 रुपए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है 5x की वैल्यू क्या होगी। सिंप्लीफाई कर देना, देखो 3 और 2, ये तो कट ही गया, सॉरी 2 से 2, 3x और x 4x हो गया, 5/4, 4 एलसीएम आ गया, 4 गुणा 4 16 और 5 21, 21x डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू
इक्वल्स टू 252। देखना 21 से काटा आपने, एक बार 4 बचा, 21 2 42, x की वैल्यू 12 4 48। आपको ये वैल्यू चाहिए थी 48 गुणा 5, 5 से गुणा करना सिखाया ना कि एक जीरो लगा दो, 2 का भाग दे दो, 240। फिर बात को समझना, 48 को जैसे 5 से गुणा करना था, किसी भी नंबर को 5 से गुणा करना है तो आप इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, 48 गुणा में 10/2। 5 को मैंने 10 बना लिया तो 2 का डिवीजन कर देंगे। अब इससे फायदा क्या होता है, 480 डिवाइड बाई 2 ही करना है मुझे, 240। या यूं कहूं 5 से जब मुझे गुणा करना है, इसके जीरो लगा के 2 का भाग दे दो। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कोई मुझसे कहे 168 को 5 से गुणा करो, तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं भाई 840 रिजल्ट आएगा। क्या किया, सीधे सीधे मैंने क्या किया, एक जीरो लगाया और 2 का भाग दे दिया। अगर आप वैसे करते 5 गुणा 8 40, 5 गुणा 6 30 और 4 34, 5 और 3 8, टाइम किल होता आपका। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट है, मेरा प्रयास रह रहा, हालांकि हम लोग अब कब चलेगी अपनी आप देखने को लेकर, अगर थोड़े से सीरियस हो जाएं तो मैं कैलकुलेशन सीरीज भी करवा दूं, जिससे बैंक वाले बच्चे और स्पेशली एसएससी के जो स्टूडेंट, क्योंकि वहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो उनको अच्छी खासी हेल्प मिल जाए। लेकिन आप भी क्या है कि इन चीजों को सीरियस नहीं लेते, मतलब पूरे से अभी इतने दिन हो गए, कभी कभार ऐसा होता है कि प्रीमियर चल रहा है, 100 से ऊपर स्टूडेंट देख रहे हैं, बड़ी विडंबना की बात है। अभी तक मेरे ख्याल से मैंने लेक्चर डाल दिए होंगे 140 के आसपास, तो क्या ऐसा भी नहीं पढ़ाया कि 101 लेक्चर के पीछे एक बच्चे को तो ढूंढ के ले आए जो मैं जैसा कह रहा हूं वैसा पढ़ रहा है? तो ये भी विडंबना वाली बात है। और बात हम लोग इसलिए भी नहीं करते क्योंकि स्टडी आईक्यू का कोई भी टीचर आप देख लो, यहां हो हल्ला करके पढ़ाया ही नहीं जाता है। ठीक है भाई, कि चीखना हो गया, चिल्लाना हो गया, ट्रिक है ट्रिक है ट्रिक है, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये कर दो वो कर दो, लाइक कर दो लाइक कर दो लाइक कर दो, शेयर कर दो वो कर दो, ठीक है, ऐसा चमत्कारिक पढ़ा देंगे, ये कर देंगे, कमाल कर देंगे। बीच में आपको एकदम ऑथेंटिक गाइड किया जाता है, जैसे पीछे भी मैंने कुछ क्लासेस में कहा था कि आप उस हिसाब से पढ़िए, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए। ठीक है, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की अपनी सीरीज चल रही है, रेलवे के सवाल देखें, किसी किताब की बात नहीं माने। राइटर कुछ भी है, जैसे इधर उधर रैंडम कोई पीडीएफ घूमती हुई आपको दिख रही है, या कोई आपके पास किसी सवाल का स्क्रीनशॉट भेजता और ये कह देता है ये रेलवे का सवाल है, नहीं, उस पर विश्वास नहीं करना। रेलवे के ऑथेंटिक पेपर हैं, वो वेबसाइट से आप डाउनलोड करें, उन पेपर्स को देखें कि रिसेंट में एग्जाम का ट्रेंड क्या रहा है। किसी किताब की नहीं माननी, किसी यूट्यूब चैनल वाले की नहीं माननी, किसी और की नहीं माननी, पेपर ढूंढो, एक एक पेपर उठा करके देखो, पूरा बारीकी से उसका अध्ययन करो, उसको देखकर आपको क्या लगता है वो सबसे सही आपकी रणनीति होगी। आपको ये लगता है कि यार ये वासु सर जो पढ़ा रहे हैं इससे बात नहीं बनेगी, तुरंत स्किप मारो, क्योंकि किसी के चक्कर में आकर मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप अपने पूरे जीवन को दांव पर कैसे लगा सकते हैं। एक तरीके से ये जीवन को दांव पर लगाना। मुद्दा ये है कि इस बार रेलवे की वैकेंसी आई, पता चला आगे आने वाले 3-4 साल वैकेंसी नहीं आई, तो क्या होगा, कहां जाओगे? और अगर आपकी डेट ओवर हो गई, ओवर एज अगर आप हो गए, तो फिर क्या समाधान होगा? तो मैं हमेशा ऑथेंटिक इसीलिए गाइड करता हूं कि कोई समझदार बच्चा है जिसमें जॉब लेने जैसी क्वालिटी होगी, वो उतना काम कर लेगा। ठीक है, आप उस चीजों से जज करो। अब मैं टीचर यहां चीख रहा है कि मैं ये जो करवा रहा हूं ये एक्सपेक्टेड सवाल है। आप इतने ज्ञानी कब से हो गए भाई? आपको एक्सपेक्टेड सवाल दिखने स्टार्ट हो गए, आप तुरंत ये कहिए कि भाई ऐसा पैटर्न है और इस पर भी सवाल आते हैं। लेकिन ऐसा कोई सीधा सटीक मेरी तरह कोई टीचर कह देगा, फिर आप थोड़ा ना देखोगे उनको, वो आप सोचोगे नहीं यार ये बात नहीं है। अगर यहां हर सवाल में मैं ये कहूं कि इन्हीं से ही रेलवे का पेपर बनेगा, तब आपको लगेगा हाँ ये चमत्कारिक है, चाहे इससे आधे ही सवाल करवा दो, इनसे और नकली सवाल करवा दो। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है, और एक शिक्षक की जिम्मेदारी भी है कि वो बच्चे को सही रास्ता दिखाए, जहां से वो सही और गलत का फैसला करना खुद सीखे। ये फैसला आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हो। जैसे एसएससी के बच्चे कहते हैं, स्पेशली सीजीएल के स्टूडेंट, कि सर हम कौन सी किताब पढ़ें कौन सी ना पढ़ें। तो मैं उनको ये कहता हूं कि 2-3 कॉमन बुक्स हैं जो प्रीवियस ईयर के लिए आप यूज करते हो, ऐसी बुक तो आपको पढ़नी है। कोई एक किताब ले लो, इधर उधर की ओर ज्यादा नहीं लेनी। इसके बाद सीजीएल 2018 मेंस के 3 पेपर हैं, 2017 के
5 पेपर एक लीक होकर फिर हो गया था, कुल मिलाकर 6 थे, लेकिन 5 ही करने लायक है। ये 17 के पेपर हो गए। ये 8 पेपर आप करके देखो, आपको क्या लगता है अगर ये 8 पेपर का आप घर बैठ के 5 या 6 घंटे में भी इनको सोल्व कर देते हो। एक पेपर में 100 सवाल, एग्जाम में 2 घंटे मिलते हैं। अगर आप घर बैठ करके 5 या 6 घंटे में भी एक पेपर का 95% पार्ट एकदम सही कर देते हो, इसका मतलब आपके पास नॉलेज है इस एग्जाम को क्रैक करने का। सुधार क्या करना है, आपको वो चीजें खोजनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपका टाइम बचे। नॉलेज है आपके पास, आपको इनसे ज्यादा बाहर नॉलेज की नीड नहीं है, लेकिन पता चला 5 घंटे भी आपने लगा दिए और सवाल आपसे 70-80 भी नहीं सोल्व हो रहे हैं, तो ये गलत है। रीजन, इतना रिलैक्स मोड के ऊपर आपको छोड़ा भी नहीं जा सकता एग्जाम हॉल के अंदर कि जस्ट ट्रिपल आपको टाइम मिले। तो इसका मतलब ये चिंता का विषय है, आपको नॉलेज भी गेन करना है, प्लस में आपको स्पीड भी। बाकी मार्केट में कहीं कोई क्या कह रहा है कि ये जैसे सीजीएल के एक्सपेक्टेड सवाल के आसपास, पता नहीं आपके एरिया में जहां आप रहते हैं वहां ऐसा होता है या नहीं होता है। एग्जाम से पहले क्या होता है, पेपर आने स्टार्ट होते हैं, एक्सपेक्टेड पेपर कि इनमें से ज्यादा सवाल आएंगे, प्रीवियस ईयर जो पेपर था मेंस का उस पर बेस सवाल आएंगे। तो इन चीजों से बच के रहा करें, क्योंकि मेहनत ऐसी नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होगा जीवन में कि किसी बच्चे ने ऐसे पेपर किए 5-6 दिन पहले और वो सक्सेस हो गया और आप पिछले 5-7 या 8 महीने या 10 महीने या 1 साल 2 साल से लगे हुए थे, आपका नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को वो चीज 5 दिन में हासिल ही नहीं हो सकती। तो इन चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप लेकर के चले, ठीक है। मल्टीप्लाई का आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। एक आधा एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं यहां से कि जैसे मल्टीप्लाई आपको करना हो 5 से, रैंडम ऐसे ही नंबर आएंगे आपके। 326 को जैसे 5 से गुणा किया, 32 का आधा 16 और 3 और एक आपका 0 लग गया। ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। जैसे 193 को 5 से गुणा करना है तो 19 में भाग दिया 9 बार, 13 में भाग दिया 6 बार, 1 बच गया तो 5, तो ये 965 आपका हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस चेक करो, 5 3 15, 19 5 95 और 1 96। तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं कैलकुलेशन। हालांकि एक टाइप से आजकल जैसा सिनेरियो चल रहा है वैसे तो मस्ट हो गया है कि कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए और एग्जाम रिलेटेड आनी चाहिए, ठीक है। यहां मैंने आलतू फालतू एग्जाम्पल नहीं दिया आपको, ऐसा नहीं कहा मैंने कि 17 2 3 5 8 5 4 को जब मैं गुणा करता हूं 5 से क्या रिजल्ट आता है। तो ऐसे नंबर तो हम लोग लिख देते हैं, उसके अंदर आपको देखने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है भाई। 172 है, जैसे मैं इसका लिख दूंगा 86, फिर 57, यहां से 2 आ गया, यहां से 8 आ गया, फिर ये 7 आ गया, 7 आ गया, एक 0 लग गया। अब ये ऐसा कहीं एग्जाम में आएगा, ये इरिलेवेंट है। तो रिलेवेंट जो बातें 5 का मल्टीप्लाई आए और रिलेवेंट नंबर्स पर आए, जैसे कई बच्चे क्या है, ये भी ऑब्जर्व किया है, कैलकुलेशन की बात चल रही है, कहीं ऐसा आप तो नहीं जी रहे कि कई बच्चे इसी काम में लग जाते हैं, स्क्वायर सीखते हैं, फिर वो कोई ट्रिक वगैरह याद करते हैं, फिर उसमें लगते हैं कि जैसे 1728 का स्क्वायर क्या होगा, 3 1 2 5 का स्क्वायर क्या होगा। कौन पूछ रहा है इनको? 100 के आसपास की रेंज के अंदर एग्जाम में सवाल आपके घूमते रहते हैं और वहीं से आपका काम चल जाता है। देखना, सवाल में क्या कहा कि किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है और एक हीरा 4 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा कि उसका वजन 1:2:3:4 हो गया। टूटने पर हीरे के मूल्य में 1,40,000 रुपए की हानि हुई, तो बताएं कि टूटने से पहले हीरे का मूल्य कितना था। देखो, हीरा टूटा कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में, 1:2:3:4। ये इसका क्या था भाई? ये इसका था वेट। अगर मैं इस हीरे के टोटल वेट की बात करूं, 4 3 7 2 9 और 1 10। आम भाषा में थोड़ा सा इसको समझना, 10 ग्राम का हीरा था। अब इसने एक बात कही है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ये भार के घन के अनुक्रमानुपाती, कुछ भी कह सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। तो इसने क्या कहा कि जो हीरे की प्राइस होगी, इसका जो वेट होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो इससे मैं क्या समझ सकता हूं? मैं इससे यह समझ सकता हूं कि अगर मुझे यहां से प्राइस बतानी पड़े, प्राइस, तो प्राइस का रेशियो अगर मैं लूंगा, एक जैसे हीरा था 10 ग्राम का, 4 हिस्सों में टूट गया। अब आपको प्राइस निकालनी है तो क्या होगा? 1 ग्राम का हीरा है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 रुपए प्राइस होगी, 2 का स्क्वायर करोगे 4 रुपए होगी। क्या निकला?
1 ग्राम का हीरा 1 रुपए में बिकेगा। 2 ग्राम का हीरा वेट का स्क्वायर करो, 3 ग्राम का हीरा वेट का स्क्वायर करो 9 रुपए में बिकेगा, 4 ग्राम का हीरा 4 का स्क्वायर करो 16 में बिकेगा। असल में देखा जाए तो ओरिजिनल हीरा आपका कितने ग्राम का था? 10 ग्राम का। 10 का स्क्वायर कितना? 100 रुपए में बिकेगा। ये इसकी लैंग्वेज है कि हीरे का जो मूल्य है वो इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। वेट आपका ये हो गया, 4 हिस्सों में टूटा, इसका मतलब 10 ग्राम का था, क्योंकि इसको ऐड करोगे, ओरिजिनल तो वही था। तो अगर बिना तोड़े आप इसको बेचते तो हीरा बिकता 100 रुपए में। टूटने के बाद हीरा कितने में बिकेगा? 16 9 25 5 30 में बिक गया भाई। हीरा 10 ग्राम का होता 100 रुपए में बिकता, 4 टुकड़ों में टूटा हीरा 30 रुपए में बिका। तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है यहां पर 70 रुपए का क्या हुआ? लॉस। 70 किसको बताता है भाई? 140,000। के का मतलब किलो। कई बार जब जीरो लगाने का मन नहीं करता है तो के लिख देते हैं। 1000 जैसे 5K का मतलब क्या होता है, बात को समझना। 5K मतलब 5 किलो या 5000। तो 1,40,000 क्या होता है? 140,000। किससे गुणा किया भाई? 2K से। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बताइए टूटने से पहले हीरे का मूल्य कितना था? तो 100 को भी कर दो भाई 2K से, सॉरी 2K है ना। 100,000 को 2000 से गुणा, 100 को 2000 से गुणा किया, कितना आ जाएगा आपका? 2 लाख। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब प्रयास करते तो इस सवाल का ऑलमोस्ट पार्ट आप माइंड में डील कर सकते थे, ऐसा करना संभव था। चलिए भाई सवाल नंबर 669। लैंग्वेज को रीड करो और थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करो कि बात तक पहुंच पा रहे हो या नहीं। 669 देखना जरा यहां पर क्या कहा। एक संख्या के 1/5 का और दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से, देखो पहली संख्या x ले ली तो इसने क्या कहा, एक संख्या के 1/5 का, इसका 1/5 और दूसरी संख्या के 25%। दूसरी संख्या मैंने क्या ले ली? y का 25% निकालोगे तो 1/4 हो जाएगा। इन दोनों का योग सम कर दिया, बराबर किसके बताया? पहली जो संख्या है x मानी है उसका कितना? 40%, क्या होता है? 2/5। पहली और दूसरी संख्या x/y निकालना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई। यहां से क्या होगा, ये पार्ट इधर चला गया, 5 एलसीएम है, ये 2x से x चला गया तो x बचेगा। y में क्या आ गया भाई आपके पास? 4। तो यहां से आप x रेशियो y लिखोगे तो x के नीचे जो वैल्यू है वो x की होगी, y के नीचे जो वैल्यू है वो y की होगी। तो अपना रिजल्ट क्या आ गया भाई? यहां से 5:4। ठीक है, चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, उससे आपके रिजल्ट है वो बेहतर आने स्टार्ट होंगे। सवाल नंबर आपका 670 670। छह 670 में देखना क्या कहा कि 2 मोमबत्तियां जिनकी लंबाई बराबर है। पहली मोमबत्ती 5 घंटे और दूसरी मोमबत्ती 4 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। बताइए कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 3:2 होगा। देखो यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो इसने कही है कि दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है। अब आप क्या लेंथ मानेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक 5 घंटे में जलती है और एक 4 घंटे में, तो आप इसमें टाइम एंड वर्क का सहारा ले सकते हैं। टाइम 5 आवर्स है एंड 4 आवर्स है। 5 और 4 का एलसीएम कितना? 20। इसका मतलब जैसे मैं ये मोमबत्ती 5 मीटर लंबी मानूं, ये 4 मीटर लंबी मानूं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। ये मोमबत्ती आपकी 5 घंटे में जलती है, ये 4 घंटे में, दोनों का एलसीएम लिया मैंने, मोमबत्ती की लंबाई क्या मानी? 20 मीटर। ठीक है भाई, लंबाई समान है, दोनों की लंबाई 20-20 मीटर। इसके जलने की दर कितनी है भाई? 20 मीटर 5 घंटे में। तो देखना जरा 20/5 करोगे तो 4 मीटर प्रति घंटा ये जलेगी। ऐसे ही 20 मीटर में 4 का डिवीजन करोगे, ये हर घंटे 5 मीटर जलेगी, 5 मीटर पर आवर। ठीक है भाई, चलो बात करते हैं फर्स्ट कैंडल एंड आपकी सेकंड कैंडल की।
इनिशियल लेवल पर लंबाई दोनों की ही कितनी है, इसकी 20 मीटर है और इसकी भी आपकी 20 मीटर है। ठीक है, मैं मानता हूं ये जो घटना घटित होने वाली है जिसमें इसने क्या कहा, द रेशियो विल बी 3:2, ये आपका टी टाइम के बाद होगा। तो इसका मतलब ये मोमबत्ती हर घंटे 4 मीटर जलती है। टी टाइम में ये कितनी जलेगी, टी गुणा में 4। जैसे मैं ये कहूं 1 घंटे में कितनी जलेगी, तो आप कहेंगे 1 गुणा 4, 4 मीटर। ये मोमबत्ती 2 घंटे में कितना जल जाएगी, तो 2 घंटे और हर घंटे 4 मीटर, तो 8 मीटर जल जाएगी। 3 घंटे में 3 गुणा 4, 12। ठीक है, उसी टाइम के अंदर ये कितना जलेगी, टी गुणा 5, क्योंकि ये टाइम है, ये लेंथ है और ये इसकी इफिशियंसी या फिर दक्षता है, जलने की रेट, बर्निंग रेट। ओरिजिनल लेंथ जल के इतना कम हो गई तो ये बची, ओरिजिनल लेंथ इतना जल चुकी है तो ये पूरा बची। अब रेशियो कितना, 3:2। देखो सिंप्लीफाई करें, 2 गुणा 20 40, 2 गुणा 20 60, 40 उधर जाएगा, 20 बचेगा। फिर देखना 2 गुणा 4 8 टी और ये 5 गुणा 3 15 टी, दोनों ही माइनस के हैं, इसको इधर ले आओगे, इसको इधर ले आओगे तो 15 में से 8 चला जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 7 टी। टी की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे तो यहां से कितनी मिलेगी, 20/7। 2 घंटे और इसने टाइम दिया है 2.5 घंटे दिया है। 1 मिनट, क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई हम लोग। बर्निंग रेट 5 और 4 ठीक है, 4 गुणा 2 8 आ गया, 5 गुणा 3 आ गया, 7 टी ये आपका बचा। ठीक है, चलो सोल्व कर लेते हैं। 20 में 7 का डिवीजन किया, 2 बार डिवीजन चला गया, 14 कितना बचा, 6/7 आर। अब इसने इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है आपके सामने, तो आप क्या करें भाई, इसको चेंज करें। ठीक है, ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। कैसे, 2 घंटे आ गए, 6/7 को अगर मैं 60 से गुणा कर दूं तो ये चीज मेरी मिनट में आ जाएगी। 2 घंटे 6 गुणा 6 36, 360 में 7 का डिवीजन किया, 36 में डिवीजन करोगे 7 का, 5 बार चला गया, 1 बचा, 10 में डिवीजन करोगे 1। 2 घंटे 51 मिनट के अप्रोक्सीमेट इसका रिजल्ट आएगा। अब यहां से आप ये मत कहना कि सर 2.5 आवर लिख देते हैं, नहीं भाई, 2.5 लिखने का मतलब है 2 + 0.5, तो ये कितना हो गया, 2 घंटे + 30 मिनट हो गया, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन चेक कर लेना, और बाकी अगर मैंने कोई मिस्टेक की है कैलकुलेशन में तो आप कमेंट करके आप मुझे बता देना। चलिए भाई, सवाल नंबर 671 की हम लोग बात कर लेते हैं। 671, देखना जरा, इसने क्या कहा कि x और y ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात, कई बार लैंग्वेज हिंदी की बड़ी ही कलिष्ट कर देता है, मतलब समझने के अंदर इतनी सुविधा नहीं रहती है, तो वहां आप क्या करें, इंग्लिश का सहारा लें। मीन प्रपोर्शन तुरंत आपको समझ आ गया, मध्यानुपाती की बात कर रहा है। मध्यानुपाती कितना भाई, 16, और तृतीयानुपाती कितना है, 128। x और y का मान, ऐसे सवाल बेटर क्या रहेंगे, बाई ऑप्शन। हालांकि पीछे हमने इनके फॉर्मूले भी देखे थे, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, जीपी का जो कॉन्सेप्ट है उसे प्रीफर करें, वो किसी किताब में नहीं है, और जब तक वो सबकी एसेस में नहीं है, इसका मतलब आपकी ही एसेस में अगर वो कॉन्सेप्ट है तो आप ऐसे सवालों को बड़े ही स्पीड से डील कर सकते हैं। बाई ऑप्शन देखना, मध्यानुपाती 16 है, तो एक बात बताओ, पहला ऑप्शन मेरे पास ये है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि 8 और 16 के बीच की कोई वैल्यू होगी, जबकि 16 तो आ ही नहीं सकती। बी ऑप्शन में देखना, 16 और 32 के बीच की वैल्यू होगी कोई ना कोई, जबकि 16 तो शुरुआत में ही है। 8 और 32 के बीच की वैल्यू आपसे निकालनी है, और डी भी ऐसे ही देखोगे तो आउट हो गया, तो ऑप्शन वैसे सी है। लेकिन क्रॉस चेक करते टाइम आपको क्या देखना होता है कि इनका जो मीन प्रोपोर्शन जो है आपका, मिड प्रोपोर्शन भी आप कह सकते हैं, उसकी वैल्यू तो निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट में 8 गुणा 32, इसको 16 लिख लो, 2 इसको दे दो तो अंडर रूट 16, इसका मतलब 16 वैल्यू आ गई, जस्टिफाई हो गया। थर्ड प्रोपोर्शन देखना, 8 और 32 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या बताया था, 8 गुणा में 4, 4 गुणा है तो इसको भी 4 गुणा करोगे तो ये 128, तो ये भी जस्टिफाई कर रहा है। तो मिड प्रोपोर्शन को चेक कर लिया आपने, मान लो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं कर रहा है, तब तो सीधे सीधे सी पर टिक मार दिया।
कई बार संभावना यह है कि दो ऑप्शन आपके कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, तो उन दोनों को ही, सभी को नहीं चेक करना फिर, क्योंकि दो तो हटा ही दिए, बचे हुए दो के लिए आप थर्ड प्रपोर्शन को चेक कर सकते हैं। चलिए भाई 672 सवाल नंबर 672। सिक्स 672 में देखो इसने क्या कहा, दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका औसत आनुपातिक 18 और तीसरा अनुपाती 144 है। अब जैसे तीसरा आप निकालना चाहो, जैसे थर्ड प्रोपोर्शन से मैं चेक करूं ऑप्शन ए को, जो कॉन्सेप्ट जीपी का सिखाए उससे उसी के थ्रू मैं कर रहा हूं। 6 42 तक गए आप, 7 गुना किया तो 7 को 42 से करोगे तो 288, उससे भी कहीं आगे चला गया, ऑप्शन ए गलत। 9 गुना 4 36 और 36 गुना 4 करोगे तो 72 गुना 2 144, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब इसके मीन प्रोपोर्शन पर आ जाओ, 9 और 36 का अंडर रूट करोगे, 36 का अंडर रूट 6, 9 का 3, 6 गुना 3 18, इसका मतलब ये सवाल वर्बली हो सकता था। बी आपका रिजल्ट क्या है यहां पर करेक्ट। सवाल नंबर 673 की बात कर लेते हैं, 673। देखो 64 और 16 के मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती का अनुपात, मिड प्रपोर्शन निकालना है, तो अंडर रूट में क्या लिखते थे, 64 गुना 16, 64 की वजह से 8, 16 की वजह से 4, तो मिड प्रपोर्शन या मीन प्रपोर्शन तो आपका 32 हो गया। तृतीयानुपाती देखना, 64 से 16 पर आई 1/4 किया, 16 का 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 8:1। ये सवाल फॉर्मूले से नहीं करते, जो मैंने आपको जीपी कंसेप्ट बताया था उसी से डील करोगे, तभी ये सवाल इतने स्पीड से और वर्बली होंगे। चलिए भाई सवाल नंबर 674। सवाल नंबर 674, लैंग्वेज को रीड करें। देखो इसने क्या कहा, तीन संख्याओं का सम जो है 252 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। असल में देखो एडजस्टमेंट आपको यही करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या को अगर मैं 1 मानूं तो इसका कितने गुना, 3 गुना, पहली संख्या दूसरी संख्या। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से 3 टाइम्स है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, इसका 2/3 करोगे पहली का 2/3, 3 से 3 कट जाएगा 2 आ जाएगा। तीनों का अगर मैं सम करूं तो 6 आ गया, 6 किसको बताता है मेरा 252, किससे गुणा किया 4 और 2 42 से। क्या पूछ रहा है भाई दूसरी संख्या, तो ये क्या आ गई आपकी सीधे सीधे 42, ये आपका यहां से हो गया रिजल्ट, इजी वे में कर सकते थे। सवाल नंबर 675, लैंग्वेज को रीड करना एक बार। सॉरी, देखो यदि 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं जिनके वर्गों का योग तो उनके बीच वाली संख्या, ऐसे सवालों में सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी स्क्वायर करते हो तो असल में 3 का स्क्वायर करते हो वो 3 गुणा 3 है, तो आपको मैंने क्या कहा था, ऐसे केसेस में हमेशा x को शामिल कर लें, सीधे रेशियो से ना डील करें, सवाल गलत हो जाएगा। तो पहला नंबर मैंने 3x माना, स्क्वायर किया तो कितना आ गया मेरा 9x²। दूसरा नंबर मैंने 2x माना, स्क्वायर किया 4x²। तीसरा नंबर मैंने 5x माना, स्क्वायर किया 25x²। सबका सम किया यहां से 25 4 29 और 9 38 आ गया आपका x² बराबर किसके भाई 1862। सोल्व करने का प्रयास करें, देखना ये 40 के आसपास है, तो लगभग हम लोग किससे गुणा कर सकते हैं यहां पर 4 से। 4 से आप काट दोगे तो देखना 4 से काटा तो 38 को 4 से करना, 2 गुणा 2 मान लो, 38 गुणा 2 76 गुणा 2 152। 152 और यहां पर आप डिफरेंस लोगे, 152 के साथ यहां डिफरेंस लोगे तो आपका कितना आ जाएगा 34, फिर 2 है। 38 से फिर काटना है तो देखना ये लगभग 40 है। 40 को अगर मैं 8 से करता हूं तो 320 आता है, 9 से करता हूं 360 के आसपास, तो 2 कम भी चल रहा है, तो इसका मतलब 9 से ट्राई करो। 9 गुणा 8 72, 9 3 27 और 7 34, 9 से कट गया।
और वैसे भी आपको ये पता था कि यहां जो भी वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट करना पड़ेगा और वो परफेक्ट वैल्यू होनी भी चाहिए। तो एक हिंट यहां भी मिलता है, अंडर रूट किया तो 7। बीच वाली संख्या यहां थी क्या, 4x, 4 गुणा 7 28। यहां से अपना क्या हो गया, रिजल्ट लिखा जा सकता है। क्या गड़बड़ की भाई हमने, सॉरी, बीच वाली 4x नहीं थी, बीच वाली संख्या थी 2x, तो रिजल्ट आ गया अपना 14, लिखा जा सकता है। तो चलिए भाई, ये सेशन अपना कंप्लीट हो गया रेशियो का। 3 अगले सेशन होंगे अपने मिक्सचर के, रेशियो से मिलता जुलता ही पार्ट आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। उसके बाद अगले 2 सेशन है वो होंगे आपके एलसीएम और एचसीएफ के। उसके बाद एक सेशन बचता है रेशियो पर ही बेस्ड एज चैप्टर अपना। ये चैप्टर किस सीक्वेंस में चल रहे हैं, 90 डेज का स्टडी आईक्यू ने क्या प्लान किया, तो ये एक एक बात वहां जहां से मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी आपको एक पीडीएफ दी थी और उसमें ये बताया था कि ये चैप्टर होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस सीक्वेंस में चीजें चलेंगी। अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू ने कंप्लीट आपके लिए प्लान कर रखा है। जीके और करंट अफेयर के लिए आप विपन सर को फॉलो कर सकते हैं। डेली बेसिस पर उनकी 2 या 3 क्लासेज होती हैं। वितुल सर रीजनिंग की भी क्लास लेते हैं, मैथ्स की भी क्लास लेते हैं। 6 से 7 जैसे मेरी क्लास रहती है, फिर 7 से 9 वितुल सर की क्लास रहती है। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं मैथ्स रीजनिंग का जो सेक्शन आपका ठीक लगे, और मैथ्स वाला सेक्शन वैसे मैं भी देख रहा हूं पैरेलल के अंदर। तो जहां जो भी आपको कन्वीनियंट लगे पढ़ें, पैरेलल में नोट्स बनाएं, टीचर आपको जैसा गाइड करता है एटलीस्ट उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। और ये मान के चलें सिलेक्शन मेहनत करने से ही होता है, उसका कोई आलतू फालतू शॉर्टकट नहीं होता है। सेशन कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताया करें। अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो भी आप कमेंट करें, प्रयास करेंगे उनको निकट भविष्य में हम सुधारने का। चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।